हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले प्ले द जूलियस सीजर, जो कि लिखा है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर ने। ये एकदम इंटरेस्टिंग प्ले है। सो इसे हम इमोजीज यानी कि कार्टून की मदद से समझने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहला कैरेक्टर है जूलियस सीजर, जो कि इसका प्रोटागोनिस्ट यानी कि हीरो है। एक अच्छा पॉलिटिशियन है, रोम का भला भी चाहता है, लेकिन कुछ जेलियस लोगों की वजह से वो मारा जाता है। और ये है ब्रूटस, जो कि सीजर का फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है। ऐसा नहीं है कि सीजर को ये प्यार नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा प्यार वो रोम की प्रजा को करता है, रोम का भला हो उसमें राज़ी है। ये है काल्पुनिया, जो कि सीजर की वाइफ है। ये है पोर्शिया, जो ब्रूटस की वाइफ है। यह है एंटनी, जो कि सीजर का बहुत ही लॉयल फ्रेंड है। सीजर की डेथ के बाद भी वो सीजर के बारे में कुछ भी गलत सलत नहीं बोलता है, सभी के सभी चीज़ एकदम करेक्ट बोलता है। और ये है रोम की पब्लिक। बात कुछ यूँ होती है कि सीजर पोम्पे नाम के एक इंसान को हराकर अब लीडर बन गया है, तो रोम की पब्लिक भी यही चाहती थी, इसलिए बहुत खुश है, उसकी जीत को सेलिब्रेट कर रही है। तो उसी दौरान सीजर अपनी वाइफ और एंटनी के साथ जुलूस निकालता है। उस जुलूस में एक ज्योतिषी मिलता है जिसका नाम होता है सूदसेयर। वो कहता है सीजर से कि तुम 15 मार्च को कहीं भी बाहर मत निकलना, क्योंकि वो दिन तुम्हारे लिए भारी है। सीजर कहता है मैं उस बातों में विश्वास नहीं करता, मैं इसे अपशकुन में भी मानता नहीं हूँ, इग्नोर कर देता है। फिर सभी लोग वापस चले जाते हैं, तब कैशियस होता है, जो कि जेलियस इंसान है, उसे सीजर की जीत पसंद नहीं है, इसलिए उसके एक लॉयल फ्रेंड है ब्रूटस, उसे अपनी जाल में फंसाने की ट्राई करता है। सभी लोगों के चले जाने के बाद कैशियस और ब्रूटस दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्टेज पर बैठे होते हैं। तो उसी दौरान कैशियस ब्रूटस से कहता है तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो कैशियस से ब्रूटस कहता है कि मुझे चिंता है रोम की प्रजा की, सीजर किंग बन गया तो वो कोई अराजकता या फिर अन्याय तो नहीं फैलाएगा। तो कैशियस से कहता है मैं भी यही मानता हूँ, सीजर है और थोड़ा सा एम्बिशियस टाइप का है, और वो मैंने ऐसा सुना है कि वो रोम की प्रजा का भला नहीं चाहता, लेकिन अपना उद्धार करना चाहता है। तो ब्रूटस को उसकी बातें सही लगती है और थोड़ा सा उसकी जाल में फंस भी जाता है। अब कैशियस उसे पूरी अपनी जाल में फंसाना चाहता है, इसलिए क्या करता है वो देखिए। अब थोड़े दिन के बाद ही रोम की पब्लिक वो अपनी स्ट्रीट में निकल कर हल्ला मचाती है, शोर शराबा कर रही है। तो ब्रूटस एक कास्का, ये नाम याद रखिएगा, कास्का नाम के इंसान को पूछता है कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, ये क्या है। तो वो कास्का कहता है कि सीजर ने क्राउन को स्वीकारने से मना कर दिया है, वो नहीं चाहता है किंग बनना, 3 बार रिफ्यूज़ किया है क्राउन को। तो ब्रूटस थोड़ा और चिंता में आ जाता है। अब बात होती है तूफानी रात की। तब कास्का नाम का ये जो इंसान है, जो कि हमारी अगली स्टोरी में कॉन्स्पिरेटर होगा, तो ये कास्का है बहुत डर जाता है। उसी रात ब्रूटस के घर पे ये सभी के सभी कॉन्स्पिरेटर है, सिन्ना है और मेटालस है, ये सभी, कैशियस भी, जिसने पूरा का पूरा प्लान एकदम रचा है, वो भी चालाकी से, वो भी वहाँ प्रेजेंट है। और सभी उस कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र को कैसे अंजाम दिया जाए, सीजर को कैसे मारा जाए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, वो सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो ब्रूटस की जो वाइफ है पोर्शिया, वो पोर्शिया पूछती है ब्रूटस से ऐसी कौन सी बात है कि जिससे तुम इतने परेशान हो। तो सीजर के बारे में तो बता नहीं सकता, इसलिए वो बात छुपाता है अपनी वाइफ से, कुछ कहता नहीं है या फिर बहाने दे देता है। तो पोर्शिया कहती है सच सच बताओ क्या बात है। पोर्शिया को जब ये बात नहीं बताया तो पोर्शिया अपनी थाई में अपने ही हाथों से एक वाउंड दे देती है, एक छरे की मदद से। बहुत गंभीर ईजा भी उसे होती है। तभी उसे ब्रूटस बताने ही वाला होता है, उतनी ही देर में एक लिगारियस नाम का इंसान आता है और कहता है कि मुझे भी ये षड्यंत्र शामिल में होना है, मुझे भी ये कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करनी है। उसी रात की अगर बात करें सीजर के घर की, तो सीजर बहुत टेंशन में, क्योंकि उसकी वाइफ रात के एक बुरे सपने में 3 बार ऐसा चिल्लाई है कि अरे बचाओ, सीजर को कोई मार रहा है, मर्डर कर रहा है। सीजर थोड़ा सा टेंशन में ज़रूर आ जाता है, पर उसकी वाइफ जब उससे ये आर्ग्यू करती है कि तुम आज बाहर नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज 15 मार्च है और तुम्हारे लिए भारी दिन है, तो सीजर कहता है कि ये सभी बातें जनरल इंसान के लिए होती है, मेरे लिए नहीं। और वैसे भी मैं बहादुर हूँ, कायर नहीं हूँ। कायर तो अपनी मौत से पहले भी कई बार मरते हैं,
जबकि जो बहादुर होते हैं वो सिर्फ एक ही बार मरते हैं। ऐसे सब आर्ग्यू करता है, उसे जाना है लेकिन उसकी वाइफ जाने नहीं देती है। तो उसी दौरान एक बंदा आता है, उसका नाम होता है डेशियस। अब डेशियस क्या कहता है सीजर से, वो सीजर से कहता है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो कहता है कि मेरी वाइफ मुझे आने से मना कर रही है क्योंकि उसे एक बुरा सपना आया है जिसमें उसने देखा है कि मेरी स्टैचू में कई सारे होल है, वो होल में से ब्लड बाहर निकल रहा है, कुछ रोमन्स उसमें अपना हाथ धो रहे हैं तो कुछ स्माइल कर रहे हैं, तो मुझे मना कर रही है। तो डेशियस कहते हैं अरे तुमने तो गलत मतलब निकाला, इसका मतलब तो ये है कि रोमन है, जो रोमन पब्लिक है वो तुम्हारे ब्लड में से एनर्जाइज होंगी, सभी लोग स्माइल कर रहे हैं मतलब वो खुश होंगे, ऐसा है। तो ऐसे बहाने दे दे के वो अपने साथ उसे ले जाता है सेनेट हाउस के बहाने फिलिपी, जहाँ उसका मर्डर होने वाला है। जब वो वहाँ जाता है तो सभी के सभी कॉन्स्पिरेटर वहाँ होते हैं। अब वो आर्ग्यू करते हैं, किसी न किसी बात से तो उसे उलझाए रखना चाहिए ना, इसलिए वो कहते हैं कि मेटेलस सिम्बर नाम का एक बंदा है, उसका भाई को देश निकालने की सज़ा दी गई है। तो ये सब आर्ग्यू करते हैं कि तुम ये सज़ा माफ़ करवा दो। तो सीजर कहता है कि मैं मेरे देश के कानून को नहीं तोड़ सकता, मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक राजनेता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे आर्ग्यू करते हैं। तो उसी दौरान बातों में उलझाकर सबसे पहले कास्का नाम का इंसान, याद करो जिसको ब्रूटस ने पूछा था कि इतना शोर शराबा क्यों है स्ट्रीट में। फिर थंडरस्टॉर्म वाली नाइट थी जब बहुत बारिश हो रही थी, जब कास्का डर जाता है, वही कास्का होता है और सबसे पहले सीजर की पीठ में खंजर भोंकता है। फिर एक के बाद एक खंजर भोंकते हैं और आखिर में ब्रूटस सबसे लास्ट वाला वार करता है उस पर, और ये सीजर देख लेता है और इतना ही बोलता है ये टू ब्रूटस, यानी कि अरे ब्रूटस तुम। ऐसा कहने से ही वो पड़ जाता है, मर जाता है। फिर ये सब सभी के सभी लोग होते हैं, वो स्ट्रीट में जाकर सभी लोगों से कहते हैं अरे तुम आज़ाद हो गए हो, तुम्हारी गुलामी पूर्ण हो गई है। अब एंटनी नाम का जो इंसान है, जो कि फ्रेंड है सीजर का, बहुत लॉयल फ्रेंड है, वो सीजर की डेथ बॉडी को देखकर वो एकदम रड़ने लगता है और कहता है कॉन्स्पिरेटर्स को, हथियारों से, कि मैं नहीं जानता कि तुमने इसे क्यों मारा है, कोई कारण नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ अगर अगली बारी मेरी है तो मैं अभी के अभी मरना चाहता हूँ, उसी तलवार से मुझे मारना जिससे तुमने सीजर को मारा है, क्योंकि सीजर के डेथ की घड़ी एकदम शुभ है, एकदम मेरे लिए अच्छी है, तो मुझे उसी घड़ी में मारना जिससे मैं सीजर के साथ ही जाऊँ। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने सिर्फ हमारे ब्लडी एकदम लहू वाले हाथों को देखा है, तुमने हमारे दिमाग को नहीं पहचाना है। हम हकीकत में तो रोम की प्रजा का भला चाहते थे, रोम के लिए वो डेंजरस था। तभी एंटनी कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं उसकी फ्यूनरल अंतिम विधि में जब सभी लोगों को तुम इकट्ठा करोगे तब मैं स्पीच दूंगा, मुझे उसके लिए परमिशन दो। तो कैशियस दे भी देता है। उसकी फ्यूनरल में सबसे पहले एंटनी स्पीच देने की शुरुआत करता है और ब्रूटस के या फिर कैशियस के कोई भी डर अपने मन में रखे बिना वो साफ साफ कहता है कि हकीकत में सीजर रोम के लिए ख़तरनाक नहीं था, वो गरीबों के साथ रोया है, उसने रोम के लिए क्या कुछ नहीं किया है, वो रोम की प्रजा का हित ही चाहता था। और उसे एक वसीयतनामा यानी कि विल दिखाता है जिसमें लिखा होता है सभी के सभी रोमन के लिए अच्छा अच्छा ही लिखा होता है, तो वो दिखाता है। ये सब देखकर और सुनकर रोम की प्रजा है वो एकदम भावुक हो जाती है और साथों साथ अपना जो गुस्सा है वो कॉन्स्पिरेटर्स पर निकालने के लिए तैयार हो जाती है। अब कैशियस आता है स्टेज पर, वो कितनी भी बातें बनाता है कि नहीं हकीकत में डेंजरस था इसलिए हमने मारा है, लेकिन रोम की प्रजा उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कैशियस की बात को सही मानते हैं, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो गई रोम की पब्लिक। अब सिविल वॉर भी शुरू हो जाता है, एक सामाजिक युद्ध खड़ा हो जाता है। अब एंटनी है, ब्रूटस, कैशियस और सीजर का एक नेफ्यू है ऑक्टेवियस, वो सभी के सभी एक मीटिंग ज्वाइन करते हैं। मीटिंग में ये निर्णय होता है कुछ समाधान हो उससे पहले ही एक दूसरे की सब इंसल्ट करने लगते हैं, इसलिए एंटनी और ऑक्टेवियस की एक टीम हो जाती है और कैशियस और ब्रूटस की टीम में जो लोग आना चाहते हैं वो सभी लोगों की एक टीम बन जाती है। तो उसी वजह से एक युद्ध का निर्माण हो जाता है उस दौरान। अब जो ब्रूटस है वो अपने एक सर्वेंट, एक नौकर को भेजता है कि जाओ देख के आओ कि ऑक्टेवियस की आर्मी क्या कर रही है।
अब ब्रूटस है वो ऑक्टेवियस की पूरी आर्मी को क्रश करना चाहता है, उसे सभी को मार देना चाहता है, लेकिन हकीकत में तो जीत किसकी होगी? अच्छाई की होगी, बुराई की हार होगी। इसलिए ब्रूटस की जो आर्मी थी वो एक भूल कर बैठती है। उसमें ऐसा होता है कि कैशियस की जो आर्मी थी उसे देखकर ब्रूटस की आर्मी को लगता है कि तो अपने इंसान नहीं है, वो ऑपोजिट वाले हैं। तो वो सब उसके साथ लूटफाट मचाने लगते हैं, उसे मारते नहीं है लेकिन लूटफाट मचाने लगते हैं, वो आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर कैशियस है वो एक टिटानियस नाम के इंसान को भेजता है और कहता है कि जाओ देख कर आओ कि वहाँ क्या चल रहा है, हमारी स्थिति कैसी है। तो वो एक पिंडारस नाम के बंदे को देखता है जो कि सब कुछ चीज़ है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो पिंडारस टिटानियस से कहता है आओ आओ, वेलकम करता है उसका। तभी उस टिटानियस को लगता है कि ये तो ऑपोजिट वाले हैं, तो वो अपने ही इंसान होते हैं, उसको वो सोल्जर्स है, वो इंसान है, वो ऑपोजिट अपने विरुद्ध के समझने लगते हैं और उसी मिस्टेक में वो सब मारे जाते हैं। तभी वो टिटानियस होता है वो कैशियस को एक मैसेज भिजवाता है कि हम लोग ब्रूटस की आर्मी और हम सभी लोगों को सामने वाले ने घेर लिया है। तो अब जो कैशियस था वो तो सुसाइड करने पर तुल जाते हैं, सुसाइड कर भी रहता है। अब जब ये ब्रूटस को पता चलता है कि कैशियस ने सुसाइड कर लिया है तो वो भी कैदी नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने भी सुसाइड कर लिया। अब बाकी के जो सोल्जर थे उसने एंटनी और ऑक्टेवियस के सामने अपनी भूल कबूल कर ली। फिर एंटनी ने एक स्पीच दी, उसमें कहा कि हकीकत में ब्रूटस सबसे अच्छा बंदा था, उसने रोम के लिए ये सब किया था, भले ही गलत किया लेकिन उसे लगा था कि उसके लिए रोम के लिए डेंजरस है, इसलिए उसने ये सब किया है, तो उसे नोबेल मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर ऑक्टेवियस लास्ट में डिक्लेयर करता है कि ब्रूटस को सबसे ज़्यादा सम्मान देकर उसे दफना दो। तो ये प्ले यहीं पूरा होता है। थैंक यू।